पेट नहीं भरता भाई। देश को राशन की भी जरूरत, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो। वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। काल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। तो राष्ट्रीय आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस पर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को काला अध्याय बताते हुए आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। अब सवाल यह है कि क्या संविधान हत्या दिवस संविधान बचाओ रैली का उत्तर है? काले अध्याय पर क्यों मचा है बवाल? बताते चले आपको कि आपातकाल आज ही के दिन 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इसका जो मुख्य कारण था वो दरअसल हाईकोर्ट का एक फैसला था। उस फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद ये माना जाता है कि इंदिरा सरकार ने ये आपातकाल लगाने का, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला लिया। वहीं इस आज के तारीख में संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा, ये आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा कि प्रेस की आजादी आज के दिन खत्म कर दी गई, लोकतंत्र को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, हमारे संविधान की भावना का हनन किया गया, 42वां संविधान संशोधन इसी का परिणाम रहा, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, प्रेस की आजादी को खत्म किया गया, कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन सरकार ने नियंत्रित करने की कोशिश की। 42वां संविधान संशोधन जो है उनकी हरकतों का एक परिणाम है, एक नतीजा है। हैशटैग संविधान हत्या दिवस। आज भारतीय जनता पार्टी आज के दिन के काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक अलग तरीके की जो इमरजेंसी है उसके बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारत में जो है अघोषित इमरजेंसी लागू है, इस पर भी बात की जानी चाहिए। तो आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े अंतर से जीती थी, पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी और उनके प्रतिद्वंदी थे इस चुनाव में राज नारायण। उन्होंने इंदिरा की जीत पर सवाल खड़े करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में
ये निकलकर सामने आया कि कदाचार की दोषी हैं इंदिरा गांधी, जिसके बाद ये माना जाता है कि इंदिरा सरकार ने ये कदम उठाया और ये कदम जो है कई ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है जिसे काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी जो थी वो करीब करीब 21 महीने तक लागू रही। बताते चले आपको, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था जब भारत और चीन के साथ जंग छिड़ी थी। वहीं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। लेकिन 1975 की जो इमरजेंसी थी, जो आपातकाल था, वो आंतरिक अशांति का हवाला देकर लागू किया गया था इंदिरा सरकार में, और यही वो वजह थी जिसके बाद संविधान से आंतरिक अशांति का जो मामला, इसके चलते जो इमरजेंसी घोषित करने का प्रावधान था वो हटा दिया गया था कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। आपको बताते चले, इसमें 1,10,806 गिरफ्तारियां हुई थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी और 21 मार्च 1977 यानी करीब करीब 21 महीने तक इमरजेंसी लागू रही। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, चाहे वो प्रेस से जुड़े हुए हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों। यही वजह है कि ये जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया इंदिरा सरकार में 1975 में, उसे इतिहास के पन्नों में काले धब्बे के तौर पर माना जाता है, काले अध्याय के तौर पर माना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि आज इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं बड़े सवालात खड़े कर रहा है कि क्या इमरजेंसी की याद इसलिए आई है क्योंकि दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल जो है वो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। क्या इमरजेंसी की याद इसलिए लोगों को आ रही है क्योंकि आगामी चुनाव होने हैं बिहार में, और बड़ा सवाल यह है कि क्या देश जो है वो इमरजेंसी भूल चुका है, आपातकाल का दौर भूल चुका है, कि राजनीतिक दलों को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है। बताते चले आपको कि इमरजेंसी के लागू होने का जो मुख्य कारण था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था, जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी कदाचार की दोषी हैं। पूरा मामला 1971 के चुनाव से जुड़ा था, जहां पर इंदिरा गांधी ने बेहद बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, वो कोर्ट चले गए थे और इस मामले की जब सुनवाई हुई तो इंदिरा के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया। 25 जून 1975 को ये सबसे बड़ा विवादास्पद जो फैसला था इंदिरा सरकार का वो लागू किया गया, और वो फैसला था राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के अंतर्गत इंदिरा सरकार ने यह फैसला लिया और आज तक इस पाप को कांग्रेस पार्टी धुल नहीं पा रही है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर सरकार घेरने की कोशिश कर रही है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया गया। बताते चले आपको कि राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जनता है उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक काले दौर, काले अध्याय के रूप में माना जाता है आपातकाल। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ गए हैं। रघुवेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। रघुवेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रघुवेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से भूदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भूदेव शर्मा जी आपका भी। और सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपातकाल की आज 50 साल बाद अचानक याद आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? अचानक याद नहीं आ रही, याद रह कर आती। ये ऐसा दौर था जब देश को पूरी तरीके से देश को कैद कर लिया गया। हमारे सारे विपक्ष के नेता तो छोड़िए, आम जनमानस इतना प्रभावित था, इतना क्या कहें कि उसको इस
तरीके से प्रदूषित कर दिया गया था कि आदमी का जीना दूभर हो गया था। सीधे सीधे जेल, फलाने मामले में सीधे सीधे जेल, जेल में सबको भरो। देखिए ऐसा है, इसके बाद जेल में तो भरो ही भरो, इसके बाद क्या था कि पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी कर दी जाती, ये भी किया गया। जो ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आपातकाल का जो दौर था वो एक विभीषिका के तौर पर उसको माना जाता है, काले अध्याय के तौर पर माना जाता है, और ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि आपातकाल में कितनी बुरी स्थिति से देश जो है वो गुजरा था। लेकिन आज याद दिलाने की एक बार फिर आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि देश भूला तो नहीं है ना इमरजेंसी की सिचुएशन। ये ऐसा है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, जनता को सारा कुछ याद है, तभी तो ये सत्ता की धुरी बनाकर उसके आसपास घुमा कर कांग्रेस के युवराज भारत जोड़ो यात्रा पर कितना भारत टूटा था। भारत तो तोड़ा आपने, आपने विश्व पटल पर भारत की स्थिति क्या रखी थी? क्या विश्व में भारत की स्थिति क्या बन गई थी? आज पाकिस्तान ने जो घुटने टेके हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जन नेता माननीय योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के दम पर आज हम लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देता है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान विश्व पटल पर हाशिए पर आ गया। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता की धुरी बनाकर नहीं घूमती। ये कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी जो कि एक पारिवारिक डेवलपमेंट एलायंस के तौर पर चलती है, इसीलिए उनका ये हाथ होता जा रहा है। और रही बात जनता, तो हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, जनता को खूब याद है। इसी वजह से यशस्वी मोदी जी के 11 वर्ष को याद किया जाता है और 11 वर्ष में भारतवर्ष कहां से कहां पर पहुंच गया, भारतवर्ष की जीडीपी क्या हुई, भारतवर्ष की व्यवस्था क्या है, भारतवर्ष की सेनाओं की व्यवस्था हमने क्या की। ठीक है राघवेंद्र जी। भूदेव शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि बीते 11 सालों में हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर दी, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा भारत की ताकत क्या है, भारत ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। और कांग्रेस कह रही है कि 11 साल से अघोषित आपातकाल है। ये कौन सा आपातकाल होता है अघोषित? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने भी इतनी देर से बहुत सारी चीजें बताई और बीजेपी के प्रवक्ता थे राघवेंद्र जी ने, आपने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इधर उधर की तमाम तरह की बातें की। आज देश के अंदर इनको काला अध्याय बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है, हम भी जानना चाहते हैं। जब देश की जनता ने इंदिरा जी उसके बाद चुनाव जीत के आए, पूर्ण बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। अरे भाई ठीक है राघवेंद्र जी, भूदेव जी को अपनी बात रखने दें। देखिए अगर इस तरह से बीच में अगर बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। ठीक है भूदेव शर्मा जी अपनी बात रखिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत होती है कि देश के लोगों को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए वो बीच में बोल करके मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी बात कंप्लीट करने दे भूदेव जी को, उत्तर लूंगी मैं आपसे। तो देखिए जब देश के अंदर आपातकाल लगा, इंदिरा जी ने देश के लोगों से माफी मांगी, उन्होंने भी उसे गलत समझा और देश के लोगों ने उनको माफ किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी इसको गलत समझा और उन्होंने देश के लोगों से माफी मांगी, बोला उन्होंने उसके लिए, और देश की जनता ने माफ किया। इसीलिए तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन आज जरूरत क्यों है, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, उस बात को हमें समझने की जरूरत है। पिछले 11 साल से देश के अंदर जो अघोषित आपातकाल चल रहा है उसे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती थी। आपने चुनावों के अंदर देखा कैसे इनके नेता बोलते थे कि 400 पार लेकर के आइए, हम संविधान को बदल देंगे। कैसे आप लोगों ने आज देखा कि आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई के इनका दुरुपयोग करके कैसे विपक्ष के नेताओं को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, कैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई को, दिल्ली पुलिस सीबीआई को घेर लेती है। क्या हो रहा है ये देश के अंदर? देश के इतिहास में पहली बार
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, जो हाई लेवल जज है, उनको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये देश के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार हुआ। देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंध आपस में गड़बड़ा रहे हैं। जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, उनका जो टैक्स का पैसा है वो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए उनका बकाया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ अदिति जी, ये आज देश के अंदर जो आपातकाल है, जो देश की जनता समझ रही है, देश के युवा आज रोजगार मांग रहे हैं, आज रोजगार पे आपातकाल लग चुका है, बेरोजगारी अपने चरम स्तर को छू रही है, आज महंगाई पर आपातकाल लग चुका है। भूदेव शर्मा जी, राघवेंद्र सिंह जी, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी राघवेंद्र जी का भी जवाब दे देता हूँ, जो कह रहे थे कि विश्व के अंदर डंका बज रहा है, वो अब सबने देख लिया है। तो अब ये बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि विश्व के अंदर कितना डंका बज रहा है। मुझे लगता है कि आज हमारे देश के अंदर, इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका से हमारे भाई बहनों को, हमारे देश के युवाओं को हथकड़ियां डाल करके यहाँ भेजा गया, जबकि छोटे से देशों ने भी। ठीक है भूदेव शर्मा जी, लेकिन संविधान को क्या खतरा है भाई, कि संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है कांग्रेस? संविधान खतरे में है क्या? आप बताइए। नहीं आप बताइए ना। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे बिल बिना डिस्कशन के दोनों सदनों में और पास कर दिए जाते हैं। आप बताइए ना, वित्त बिल बना करके किसी भी बिल को पेश करेंगे और पास कर देंगे। ठीक है भूदेव शर्मा जी, लेकिन आज की तारीख में तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो इस पर निगरानी रखने के लिए है ना, कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। वही तो बोल रहा हूं, तो इंदिरा सरकार की थी ये, कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय भी अगर कोई परिवर्तन होना है, यही वजह थी ना, इमरजेंसी ही। तो फिर संविधान को खतरा क्या है भाई आज की तारीख में? अब मैं जवाब दूं जी। 3 कृषि काले कानून लाए गए बिना संसद में डिस्कशन किए हुए। सीए एनआरसी पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अरे भाई, संसद किस लिए है? उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर कोई भी चीज कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? संसद का दुरुपयोग कर रही है। अभी ये कांग्रेस का युवराज बोल रहे थे, अरे हमारे देश के राजा है मोदी जी, 25,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहे हैं, 2,500 करोड़ रुपए के फ्लाइट में चलते हैं, 2.5 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और इतने महंगे पेन रखते हैं। तो भाई राजा तो वो है मोदी जी, जो कहते थे कि थैला उठा करके चल दूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। भाई आज देश के अंदर इनके नेताओं ने खुद कहा था चुनाव से पहले कि 400 पार लेके आइए, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन देश की जनता ने बताया कि आप इस देश के संविधान को कमजोर नहीं कर सकते, इस देश के लोकतंत्र को नहीं कमजोर कर सकते, इसलिए इनको बैसाखी पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए इसका भाई। क्या ऐसा है? मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। ऐसा है, शर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री कैसे हैं कैसे नहीं, इस पर बात। देखिए, इनके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे नीचे आ जाता है, 15 पैसे नीचे वो भी नहीं मिलता है, 15 पैसे भी नीचे तक नहीं पहुंचता। हमारे मोदी जी ने सीधे खातों में पैसे भेजे, सीधे, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच का दलाल नहीं। ये सरकार हमेशा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसे रहने वाली सरकारें नहीं। रही बात, ये बात करते हैं संविधान की। अरे राहुल गांधी तो संविधान को जेब में रखते हैं और वो ऐसा फरमान जारी करते हैं कि बड़ी पत्रकार वार्ता में मनमोहन सिंह जी के सामने वो लेटर फाड़ते हैं। तो इनके तो ये हक है, इनके ये करते हैं, यही कुकर्ते इनको फांसी पर ले आए हैं। आज कांग्रेस फांसी पर क्यों है? इनको विचार करना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि जनता में भीतर रोष है इनके खिलाफ। जनता इनको कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जनता ने इनको नकारात्मकता के द्योतक बना रखा है। जनता इनको जानती है कि ये जब शासन में सत्ता में रहे, इन्होंने सुबह संविधान का दुरुपयोग किया है, संविधान की हत्या की है, संविधान को नकारा है, संविधान को जेल में रखकर लोगों को घूमने वाले लोग संविधान की रक्षा क्या करेंगे? संविधान के नाम पर ये बाजारें लगाते हैं, संविधान के नाम पर ये लोगों को लूटते हैं। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, नहीं, संविधान की चिंता क्यों सता रही है भाई इतनी आप दोनों को?
संविधान का कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसा है, कस्टोडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है ना, जो संविधान का उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट काफी है। प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, ऊपर से भेजता हूँ 15 पैसे नीचे आता है, वो कौन 85 पैसे खा जाता था? प्रधानमंत्री जब ये बात करता है, हमारे मोदी जी ने, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितना पैसा गरीबों में, किसानों को, मजदूरों को भेजा जाता है, सीधे नीचे तक पूरा पैसा उनके खाते में मिलता है। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा जो है किसानों को खातों में मिलता है, बहुत सारे काम हमने किए हैं, लेकिन ये जो आपने नया कार्यक्रम निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने कि नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी दी जाएगी, इससे तो बेहतर ये होता ना कि नई पीढ़ी को आप अपनी योजनाओं की जानकारी देते कि कितनी कितनी योजनाएं हमने क्या क्या काम कर दिए हैं युवाओं के लिए। मैं बोलूं जी, देखिए ऐसा है, संविधान को जेब में रखकर घूमने वाले लोग संविधान की रक्षा की बात नहीं करते। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था राघवेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है। उसी पर आ रहा हूँ। क्यों ना हम अपनी जो 50 साल पूरे हुए हैं, 50 साल में कुछ पीढ़ी बदली, उनको किसको ज्ञान है, कुछ को ज्ञान नहीं है। ये संविधान के प्रति भ्रम फैलाने वाले लोग, इन्होंने चुनाव में संविधान बदल देंगे ये भ्रम फैलाया था और जेल में संविधान रखकर घूम रहे थे, और वो भी कोरा, ऊपर संविधान लिखा और उसके अंदर कुछ है नहीं। इस तरीके के लोग देश को कहां ले जा रहे हैं, देश की व्यवस्था कहां पहुंच रही है, देश की व्यवस्था को कहां पहुंचाया है मोदी जी ने, और ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं, इसके माध्यम से ये बताए जाने का कार्य किया जा रहा है। जो व्यक्ति जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जिस पार्टी का ये नारा है। ठीक है राघवेंद्र जी, लेकिन 1975 के भारत से 2025 का भारत तो बहुत बदल गया ना राघवेंद्र जी। आज की तारीख में इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर देना इतना आसान थोड़ी ना है। जी राघवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। देखिए ऐसा है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग संविधान की रक्षा की बात कतई नहीं कर सकते। उनके मुंह से ये बात बेईमानी लगती है, और जनता भी इसको जान चुकी है, जनता भी इसको समझ चुकी है, और जनता जनार्दन होती है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता का निर्णय हमने हमेशा माना है, और जनता के बीच में हम लोग रहना जानते हैं। हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच में कार्य करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। सत्ता की धुरी बनाकर हम इस तरीके से संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। यानी राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो 50 साल बाद भी कांग्रेस का जो पाप था इमरजेंसी वाला, वो भूलने नहीं दिया जाएगा जनता को। ठीक है, भूदेव शर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? जी अदिति जी, आप बार बार ये बोल रहे हो कि जनता को भूलने नहीं दिया जाएगा। मैंने बताया आपको कि इंदिरा जी ने इसके लिए देश की जनता से माफी मांगी और इंदिरा जी को उन्होंने माफ किया। आपके प्रधानमंत्री तो कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे आता है, उस पर क्या जवाब है आपका? उस पर क्या जवाब है? आप ही के प्रधानमंत्री थे, दूसरे नहीं थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे 1 रुपया ऊपर से भेजता हूँ 15 पैसे नीचे आता, 85 पैसे कहाँ चला जाता था, कौन खा जाता था? ठीक है राघवेंद्र जी, भूदेव जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं अशोक राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अदिति जी ठीक है, आपने मेरी बात पूरी नहीं चर्चा में शामिल कर लूं मैं अशोक जी को चर्चा में शामिल कर लूं। भूदेव जी लौटूंगी आपके पास, जवाब देने का मौका मैं आपको दूंगी। नहीं ठीक है, मैं चर्चा में शामिल कर लूं, आपको ही जवाब देना है इसके बाद। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका। ये जो राजनीतिक दलों का एक नया हथियार मिल गया है इमरजेंसी वाला, 50 साल बाद आपातकाल का राग क्यों आलापा जा रहा है, क्या लगता है? ये आपातकाल को जानते नहीं है, आपातकाल था क्या? ये लोग राग मिल जानी चाहिए। आपातकाल में को संविधान शब्द जो है उसको उसके साथ बलात्कार किया गया था, और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसके तहत कह सके कोई व्यक्ति कहे कि हम जो है क्या नाम सामान्य जीवन जीते या हमारे कोई नागरिक अधिकार है हमारे। ये आपातकाल में हुआ है। ये हमने विपक्ष को, विपक्ष पर भी वो कह रही है
कांग्रेस जिसने आपातकाल लगाया, जिसने कानून को माना नहीं, जिसने न्यायालय के निर्णयों को नहीं माना, और जो आज उन्हीं की दादी, उन्हीं के सदस्यों ने आपातकाल लगाया, उन्होंने ही संविधान को क्या नाम है खूंटी पर टांगा। वह सब अगर संविधान बचाओ करते हैं, वही कांग्रेस पार्टी करती है, तो आश्चर्यजनक बात है। ये एक ऐसी स्थिति है जो ठीक है। अशोक राजपूत जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। भूदेव शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, अभी मैं बात कंप्लीट। अशोक, हेलो अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, मैंने अभी फिर से बताया कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो और ये जो वरिष्ठ पत्रकार, आप शायद जो भी हो, बीजेपी के, चाहे तो इनको बी टीम बोले या बीजेपी के प्रवक्ता बोले, ये आप जानो, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस देश की जनता सर्वोपरि है। देश की जनता से ऊपर कुछ नहीं होता है। देश की जनता ही राजा बनाती है, देश की जनता ही प्रधानमंत्री। अरे भाई राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी बात कंप्लीट करने दें, जवाब देने का मौका मैं आपको दूं। वृद्ध व्यक्ति हो, नहीं आप बीच में बोलते हो, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। हम लोगों को आपसे इस तरह से बात करना अच्छा लगेगा क्या? ठीक है भूदेव शर्मा जी, आप बोलते हो, आपने इतनी देर से बोला, मैंने सुना था। इनको शांत कीजिए पहले। ठीक है भूदेव शर्मा जी, बात कंप्लीट करिए। आते हैं, 2 लाइन रट के आते हैं। राजीव जी ने कहा 1 रुपया ऊपर से आता था, नीचे जाता था, 1 लाइन रट रखी है। अरे भाई, आज कितना देश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में अपना देश किस रैंक पर पहुंच गया आपको पता भी है? ठीक है भूदेव शर्मा जी, लेकिन जैसा नहीं, ठीक है भूदेव शर्मा जी, डिरेल मत करिए मुद्दे को भाई। नहीं डिरेल ये कर रहे हैं, बार बार बीच में बोलते हैं। 2 लाइन अभी जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार नहीं, अशोक जी ने जैसा कि अभी कहा कि भाई संविधान की धज्जियां तो उड़ा दी गई थी 1975 में, कांग्रेस की ही सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। मानते हैं आपके नहीं मानते हैं? काला अध्याय था, इमरजेंसी या नहीं आपातकाल। 21 महीने जो भारत की जनता ने झेला दंश, उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं आपके नहीं? नहीं अदिति जी, कितनी बार क्या होता है, आप एक ही लाइन को बार बार बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब इंदिरा जी ने खुद उस पर माफी मांगी देश की जनता से, उन्होंने उसको अपनी भूल माना, राहुल जी ने इसको भूल माना, राहुल जी ने इसके लिए माफी मांगी, तो क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि जो लोग 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करते थे, जो 10 रुपए 15 रुपए डीजल पेट्रोल देने का वादा करते थे, जो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे ये वादा करते थे, जो ये कहते थे कि मैं देश की सीमाओं को पैक कर दूंगा, वो आज अपने किसी भी मुद्दे को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने माफ किया तभी उनको प्रधानमंत्री बनाया ना, उन्होंने माफी मांगी ना, उन्होंने माना ना इस बात को। अब इस बात को अगर उठाने का काम है, क्यों? क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग के दम पर ये चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग चुनावों में धांधली कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका जवाब भी जनता देगी। कैसे सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस के द्वारा घेर लिया गया, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ। आज मुझे बताइए कौन सा बीजेपी का नेता है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उस पर कार्रवाई चल रही हो? अगर विपक्षी पार्टियों के नेता भी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? आज सभी विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बताइए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? ठीक है भूदेव शर्मा जी, लेकिन ये नया ट्रेंड तो नहीं है, ये तो हमेशा से भारत की राजनीति में होता रहा है। जो सत्ताधारी नेता रहते हैं वो एकदम क्लीन रहते हैं, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस होते हैं। ठीक है अशोक जी, क्या अशोक जी से संपर्क हो गया है हमारा? एक सेकंड अदिति जी, ठीक है भूदेव शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। अशोक जी अरे सुनिए, क्या कहेंगे इस पर भाई? भूदेव शर्मा जी कहते हैं जनता ने तो माफ कर दिया था देश की इंदिरा गांधी को, तभी तो जिताया चुनाव। तो मतलब ये आप कुकर्म कर लीजिए, संविधान को हरण कर लीजिए और आपातकाल लगा दे, नागरिक अधिकारों को हनन कर लीजिए, मीडिया की अभिव्यक्ति बंद कर दीजिए, जनता की अभिव्यक्ति कह दिए जनता ने आपको माफ कर दिया। जनता कैसे माफ? जनता ने तो इनको दिल्ली के आपात दंगे हुए उसमें कांग्रेस संलिप्त था, उसमें माफ नहीं किया। ऐसे कैसे माफ कर दिया था? मतलब आप जीत जाए तो आप कह देंगे कि माफ कर दिया था? ऐसे किसी जिनके उस समय जीवन के अधिकारों का हनन हुआ, क्या उनके वापस हो गए थे? क्या ये बताइए, अदालत में हुए निर्णय को पलट दें और लोग जज को जजमेंट न देने दें और आज की तारीख में वही उन्हीं का नाती बताए, उन्हीं के नाती हैं
राहुल गांधी हैं वो बताएं कि हमारा हरण हुआ। बताइए कौन सा देश का कोई इस समय कांग्रेसी नेता छोटा बड़ा कोई जेल में है क्या? उस समय कई हजार जो बड़े नेता थे, बड़े दलों के बड़े नेता थे, 1,10,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जी वही आपने सही कहा, आपने लेख करके नंबर सही बताया। इतने हजार लोग देश के विभिन्न स्थानों में थे और इंक्लूडिंग उस तरह के नेता थे जो उस समय के बाद में रक्षा केंद्रीय मंत्री या देश के प्रतिष्ठित लोग थे, इंक्लूडिंग जेपी थे। जेपी जो मतलब जिन्होंने जो इंदिरा को समझाने की स्थिति रहे, जब उनको इंदिरा गांधी को कहा इनकी बुद्धि गई है, इन्होंने आपातकाल संविधान को इन्होंने तिलांजलि दी है, तो ये सद्बुद्धि दे, ये उनके कमेंट था अखबारों में। अखबार पूरे खाली कैसे परीक्षा में धांधली हो रही है, इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं। कैसे देश के युवाओं के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है, इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं। इस पर आप बोलिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, और इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? क्या आज पूरा मीडिया जो क्या है, आज ठीक है भूदेव शर्मा जी, ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए भूदेव शर्मा जी। जिस अघोषित आपातकाल की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की यात्रा हम निकाल रहे हैं। संविधान में कहाँ लिखा है भाई अघोषित आपातकाल के बारे में? ऐसा भी कोई आपातकाल होता है क्या? नहीं, अघोषित आपातकाल नहीं होता है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल गिना है कि ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है, और आप मुझसे पूछ रहे हो अघोषित। यही मैं कह रहा हूँ कि आज जो मीडिया भी गोदी मीडिया बना हुआ है, सरकार के डर से कहीं इन पर भी कोई ईडी सीबीआई की रेड न पड़ जाए, इसलिए वो सरकार से सवाल भूदेव शर्मा जी, तो ये आपातकाल ही है। भारत की छवि को खराब करते हैं। संविधान पर भरोसा है आपको कि नहीं? नहीं, अरे संविधान पर भरोसा है, इसीलिए इस देश की जनता ने इनको 2 बैसाखी पर ला करके खड़ा कर दिया, और मैं कहता हूं कि वही इस देश की जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। आप थोड़ा इंतजार रखिए, आप भी उस दिन स्वतंत्र हो जाओगे, आप भी उस दिन ये जश्न मनाओगे कि हम अघोषित आपातकाल से निकल गए। ठीक है, राघवेंद्र जी क्या कहेंगे भाई? अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में, वही उसी पर बयान कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है। आपने पूछा तो उसका कोई उत्तर नहीं था इनके पास कि अघोषित आपातकाल नाम की भी कोई चीज संविधान में है कि नहीं। अभी अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये कहते हैं अघोषित आपातकाल है, बड़ा मारामारी है, बहुत दिक्कत है। अरे भाई, इस तरीके से अघोषित आपातकाल है तो कांग्रेस का कोई एक भी नेता जेल में है? आप बताओ। आपने तो सारे नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रखा था, कोई नेता बताया नहीं था जिसको। अरे वो क्या बात करेगा, मैं फिर दोहराता हूँ, वो क्या बात करेंगे जो 1 रुपया का 15 पैसे हिसाब नहीं रख पाते थे, 15 पैसे भी जाता नहीं था गरीबों के पास, मजलूमों के पास, किसानों के पास। वो 85 पैसा खाने वाले लोग जो 85 पैसा भी खा जाया करते थे गरीबों और मजलूमों का, और उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था। वो चांदी के चप्पच वाले उड़ान देश की बात क्या करेंगे संविधान की? वो खाली संविधान जेब में रखने वाले लोग संविधान की क्या रक्षा करेंगे? संविधान का अगर कोई पालन करता है, संविधान को कोई व्यक्तिगत रखता है, संविधान के हिसाब से कोई कार्य करता है, तो हमारे मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं। ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, फिर इस बात का भी जवाब नहीं, बिना घुमाए फिराए इस बात का जवाब भी दे दीजिए कि क्या जो कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा थी उसी का जवाब है क्या संविधान हत्या दिवस? क्योंकि इससे पहले तो 50 साल में नहीं याद आया कि भाई संविधान की हत्या हुई थी, आज की तारीख में कार्यक्रम चलाते हैं। जवाब भूदेव जी खुद दे लेते हैं, अपना जवाब उन्हीं की भाषा में छिपा होता है। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, उनकी पार्टी ने कहा। अब आप ये बताइए, चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाते हैं, ईवीएम में आपको खोट। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या क्योंकि विपक्षी दल ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, दुनिया को, देश को ये बताना पड़ रहा है कि भाई जो आज की तारीख है उस दिन संविधान की हत्या की गई थी? क्या यही वजह है इसके पीछे? देखिए, क्या इमरजेंसी वाला नया दाव है आगामी चुनाव को लेकर? की जो हत्या की गई बोला दोबारा इन्होंने उसकी हत्या करनी चाहिए थी, लेकिन जनता ने वो होने नहीं दिया।
इन्होंने दोबारा भी उसकी हत्या करनी चाहिए थी। दोबारा इन्होंने संविधान को लेकर के जो भ्रम जनता के बीच में फैलाया था, वो इनका ही भ्रम इनको ही ले डूबा और राहुल गांधी को अपने मुंह की खानी पड़ी। देश बचाओ यात्रा पर निकले थे, देश बचाओ, देश क्या टूटा हुआ था? आप देश को टूटा हुआ मानते हैं? भारत देश में टूटा था, न टूटा है, न टूटा रहेगा। भारत ठीक है राघवेंद्र जी, खतरा ना देश को है ना खतरा संविधान को है। जहां तक लग रहा है खतरा राजनीतिक दलों को है, इसलिए कोई संविधान बचा रहा है, कोई संविधान हत्या दिवस मना रहा है। अशोक जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक दलों का कोई चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बहुत क्लियर नहीं रहता है एक दूसरे के। जब विपक्ष में है तो सत्ता की आलोचना तो सच बात, उससे दोनों सत्ता विपक्ष बहुत सही तरह नहीं देते। लेकिन इस समय के विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि संविधान के कागजों की ऊपर बता के लाल डायरी संविधान नहीं बताया जाता है, संविधान का हनन नहीं होता है, या संविधान बचाओ करने की जो मुहिम है वो तो बिल्कुल मतलब चोरी और चीनाचोरी वाली। बिल्कुल अशोक जी, जब सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, राजनीतिक दलों से कोई लेना देना ही नहीं है, सरकार से लेना देना नहीं है, कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो फिर ये संविधान बचाओ का जो नारा लगाया जा रहा है वो किस लिए? ये टोटल इनकी राजनीतिक अप्रोच है। राजनीतिक वो है ना कि एक्चुअली इनको लगता है कि आज के तारीख में जो नई जो इंटरनेट की या युवा है उसे इमरजेंसी नहीं मालूम, उसे उसके परिवार में जो लोग हैं उनके साथ जो उनके परिवार के 50-55 साल के लोग रहे उनको याद नहीं होगा, उनके सामने कोई घटना नहीं घटी है, क्योंकि 50 साल हो गए ना, उम्र ज्यादा है। तो इसलिए ये एक भ्रम का स्थिति बना दें कि क्या हुआ है। लोगों को नहीं मालूम है कि युवाओं को पकड़ करके, युवाओं का वृद्धों को पकड़ करके उनको फैमिली प्लानिंग ग्राम पर उनके नसबंदी कर जाती थी, तो वो संख्या ऐसी नहीं थी उन, और उसको ये कुछ उल्टा सीधा काम जो आपातकाल में किया था, चाहे अखबारों के साथ क्या हो, चाहे जनता के साथ क्या हो, इन्हीं को ले डूबा था। और ले इस तरह से हुआ था कि एक तरह से आंधी चल गई थी इनके विरुद्ध। जब इनके और उसके इतने सब खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा भुगतने के बाद भी कोई ये न माने, उनकी आपसी कलह के कारण से वापस आए थे, उनके कारण से वापस नहीं आए थे, तो कोई उस गलती को न माने और फिर कहे कि वो बेशर्मी को फिर ओढ़ करके कहे कि हम संविधान बचा रहे हैं और आपातकाल का हम वो करते, हमने कोई गलती नहीं की, ऐसा बताने की जनता को कोशिश करे, तो वो फिर एक गलत बात है। बिल्कुल अशोक जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, किया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस मना के, संविधान बचाओ रैली चला के, अभियान चला के कि भाई संविधान, कोई कह रहा खतरे में है, कोई कह रहा आज की तारीख में संविधान की हत्या हुई थी, जाके इतिहास में कुरेदो कि क्या हुआ था आज की तारीख में, युवाओं को पता होना चाहिए। कांग्रेस के पाप जो है धुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी कहिए भूदेव शर्मा जी। ये अशोक जी अभी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं बता दूं अशोक जी कि आपसे बड़ा बेशरम भी इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरह का प्रयोग आप हमारे नेताओं के लिए कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि आज देश के अंदर जो स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, जहां पर देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, वहां एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। भाई आप पत्रकार होकर के एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो बेशर्मी तो आप लोगों को ज्यादा है। और आप जिसकी बात आप कर रहे हो ना, आप बताइए इस देश के अंदर अगर किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है, ये आपातकाल नहीं है? अगर भूदेव शर्मा जी, फिर तो कांग्रेस को मणिपुर बचाओ अभियान चलाना चाहिए था। ये आपातकाल नहीं है? भूदेव शर्मा जी, फिर तो कांग्रेस को मणिपुर बचाओ अभियान चलाना चाहिए था ना। अरे इनको बोलिए लैंग्वेज सही रखे, वरना हम भी बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलना जानते हैं। अरे मणिपुर में बताइए, वहाँ हिंसा हो रही है, उस हिंसा में हथियार कम से कम आर्मी हथियार, नाजायज हथियार वसूल रही है, भारत विदेशी हथियार वसूल रही है। इनसे पूछिए, उसके कैसे कह रहे हैं पता नहीं, मणिपुर को, लोकतंत्र को उससे बेकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है भूदेव शर्मा जी से। हेलो भूदेव शर्मा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन ये आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। जी भूदेव शर्मा जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, जवाब दीजिए। जी मैंने आपको बताया कि आज देश के अंदर अगर सरकार से अगर कोई सवाल पूछा जाता है, विपक्ष का अगर नेता कोई सवाल पूछता है तो उसे जेल में, उस पर ईडी सीबीआई के लगा करके जेलों में डाला जा रहा है।
अरे विपक्ष के जो युवा हैं उनको आंदोलन करने तक की परमिशन नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। भाई आपातकाल इसको कहते हैं, और किसे कहते हैं आपातकाल? आप बताइए कि किसान अगर आंदोलन करता है तो उनको खालिस्तानी बोलते हैं, ये आपातकाल नहीं है? आप बताइए ना मुझे। अगर विद्यार्थी अगर सरकार से सवाल करता है रोजगार को लेकर के तो उनको पाकिस्तानी बोला जाता है। क्या इस देश के इतिहास में ये कभी हुआ? और वरिष्ठ अशोक जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ये बेशर्म है जो इस पर आवाज नहीं उठाते हैं तो इनको खालिस्तानी क्यों बोला जा रहा है, इनको पाकिस्तानी क्यों बोला जा रहा है, इसके लिए तो ये आवाज नहीं उठाते। तब इनकी बेशर्मी कहाँ चली जाती है, तब इनको शर्म नहीं आती है। आज इस देश के भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने पर मजबूर कर रही है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये पिछले 400 साल की, पिछले 70 साल की बात करेंगे और आगे 40 साल के सपने दिखाएंगे, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या हालात है इस पर ये बात नहीं करेंगे। यही इनका एजेंडा है। ठीक है राघवेंद्र जी, क्या यही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का? तो आपने अभी देख लिया, भूदेव शर्मा जी की भाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वो कहाँ तक उतर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं और मीडिया के लिए कांग्रेस का क्या रवैया है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। भूदेव शर्मा जी के आप से बाहर हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये लोग हमेशा जनता से संवाद नहीं बनाकर रखते और जनता के बीच में नहीं रहते, जनता की समस्याओं का निस्तारण करने की नहीं सोचते। ये केवल एकमेव ये आतताई और वंशवाद पर कायम दल है और इसी वजह से ये हाशिए पर आते जा रहे हैं। खुद अपना कर्म ऐसे करते हैं कि हाशिए पर चले जाते हैं। पूरा संविधान आप जेब में रखोगे, संविधान की पूरी व्यवस्था मालूम नहीं, संविधान को पूरा पढ़ा नहीं, संविधान को पूरा समझा नहीं। संविधान बचाओ, ऐसे देश बचाओ, क्या बात है। और यही करते करते आज खुद हाशिए पर आ गए। जब आप हाशिए पर आ जाते हो तो इसके बाद उसमें खींच निकालते हो, वो खराब है, वो पत्रकार है, वो ऐसा है। आपने अभी प्रश्न पूछा ना कि आपने ये संविधान बचाओ क्यों रखा, संविधान बचाओ क्यों रखा। अब संविधान में आपातकाल की चर्चा हो गई तो उस पर दिक्कत है। आप संविधान बचाने की बात कर रहे थे तो संविधान में क्या हुआ था ये भी तो बता सकता है कोई, कि ये बताने का देश में अधिकार है कि नहीं है कि सबके रास्ते में रोक के नसबंदी करना शुरू कर दी जाए। इस तरीके के काले कारनामे आपके जो टाइम में हुए, जो कांग्रेस ने काले कारनामे किए। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 50 वर्ष का समय हो गया, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई पैदा हुआ है, तो ये बात बताने की तो जरूरत है कि ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इन्होंने संविधान के साथ क्या किया, खुला बलात्कार किया संविधान के साथ, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस हाशिए पर आई। और रही बात ये चुनाव आयोग की बात करते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, ये सब बेईमानी वाली बातें करते हैं। बेईमानों का एक संगठन है, बेईमानों का एक दल है और इसी वजह से ये बेईमानों के एक तरीके से सरताज बनना चाहते हैं। बेईमानों के सरताज ये बन चुके हैं। इस पर पूर्ण रूप से ये कहा जाएगा जनता इनको नकार चुकी है, पूर्ण रूप से जनता के नकारे हुए लोग हैं, इनको जनता में कोई अब नाम लेवा बचा नहीं है। इस वजह से ये उल्टी सीधी बातें लेकर आते हैं और उल्टी सीधी बातें इनकी फेल होती है और ये जनता के बीच से दूर हो चुके हैं। जनता इनसे कोसों दूर है। वो भारतवर्ष की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी की कोई भी बात को जनता सामान्य रूप से नहीं लेती, जनता उसको हास्यास्पद रूप से लेती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना हुलिया है, अपना व्यवस्था। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आप बहुत बड़े बड़े रीजन दे रहे हैं कि कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, हर एज कैटेगरी के लोग हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि आज की तारीख में क्या हुआ था 1975 में, क्यों काला अध्याय बोला जाता है इमरजेंसी को, आपातकाल को। लेकिन ये तो किताबों में भी मिल जाता है ना, और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी परिवार ऐसा रहा होगा जिसने आपातकाल की चर्चा अपने घर में नहीं की होगी या नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से आपातकाल की चर्चा होती है, हर वर्ष होती है। ऐसा नहीं है कि आपातकाल की चर्चा नहीं होती, आपातकाल की चर्चा होती है, हर वर्ष होती है। तो इसमें बताने में क्या बुराई है, अगर हम लोगों को बताएंगे, लोगों को जानकारी। लेकिन प्रश्न तो यही उठ रहा है ना राघवेंद्र जी, प्रश्न तो यही उठ रहा है ना कि हर वर्ष जब चर्चा होती है कि आज की तारीख में आपातकाल घोषित किया गया था, तो फिर
इस बार इतने बड़े स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों? देखिए, ऐसा है ना, कोई ये अभियान चलाया गया है ना कोई इस तरीके का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी सत्य को उजागर करके रहती है, सत्य उजागर होता है। ये ईडी सीबीआई की बात करते हैं, इन्होंने कितना दुरुपयोग किया ईडी सीबीआई का। इन्होंने तो रात में कोर्टें खुलवाकर आतंकवादियों के पक्ष में निर्णय दिए। इस तरीके की ये बात क्या करेंगे? अरे जिनकी इनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। इनकी एक एक बात कथनी और करनी में कांग्रेस की अंतर है। आप शुरू से आखिर तक उठाकर देख लीजिए। अब फिर मैं वहीं पर आऊंगा तो मिर्ची लगेगी। 1 रुपया बेचते थे, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने तो कहा था 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बेचते पूरा पैसा क्यों मिलता है सबको? ये बताइए, इसका भी उत्तर दे दीजिए। किसानों को किसान भाई के आधार पर उनके खातों में उत्तर लेंगे राघवेंद्र जी इसका। अशोक राजपूत जी, ये जो अघोषित आपातकाल की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो भी आज कहते नजर आए कि भाई इमरजेंसी की बात कर ही रहे हैं तो अघोषित आपातकाल की भी बात कर ली जाए। क्या कहेंगे इस पर? आश्चर्य है, जिनके पिता खुद आपातकाल का शिकार हुए, उनका बेटा कह रहा है अघोषित आपातकाल है। उनका बेटा लोकसभा के अंदर कुछ भी बोल रहा है, वो इस राज्य का चीफ मिनिस्टर रह लिया, वो बता रहा है कि अघोषित आपातकाल है, पर जिनके पिता खुद आपातकाल का शिकार रहे हो, आश्चर्य है उनको समझ के 55 साल आपातकाल उनके, उन्होंने भी देखा नहीं, उनको भी एक 15-17 साल के रहे होते, कहीं उनके साथ पुलिस उस दौरान आमने सामने आई होती या अपने पिता के साथ मिलने जेल जाना। ठीक है, अशोक राजपूत जी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। भूदेव शर्मा जी कुछ कहना जी? चाहते अदिति हैं? जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज जो सवाल इस देश के मेन मुद्दे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दूंगा, वो रोजगार कहाँ है? आज इस देश में बेरोजगारी अपने उच्च स्तर को कैसे छू गई? इस पे सवाल होना चाहिए। आज सवाल ये होना चाहिए कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ चुकी है, मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं? ठीक है, सवाल इस पे होना चाहिए। ठीक है भूदेव शर्मा जी, बहुत अच्छे सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल आप बोल रहे हैं कि आज जो प्रश्न होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए, लेकिन ये अहम जिम्मेदारी के लिए ही तो विपक्ष है ना, तो विपक्ष तो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा है। नहीं, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, लेकिन आप विपक्ष के सवालों का जो मीडिया, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो तो सरकार की गुलामी कर रहा है, वो तो गोदी मीडिया बना हुआ है, वो तो खुद ही डरा बैठा है कि कहीं हम पर ईडी सीबीआई के छापे न पड़ जाए। विपक्ष तो अपने स्तर पर सवाल उठा ही रहा है। अभी मैंने सवाल उठाया ना, आपने कहा ना, ऐसे ही मेरे नेता सवाल उठा रहे हैं कि देश के लोगों को, देश के युवाओं को रोजगार कम मिलेगा। आपने वादा किया था, 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? 15 लाख रुपए खाते में आने थे, महंगाई कम होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनके दलाल बने बैठे हैं मोदी जी। तो मोदी जी को देश के युवाओं से क्या मतलब है? देश के युवाओं को पकौड़े तलवाने हैं, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई लड़वानी है, बस यही काम मोदी जी को करना है। तो 2 करोड़ रोजगार की बात कौन करेगा? विपक्ष अगर बात करेगा तो मीडिया नहीं उठाएगा। अब आज डिबेट 2 करोड़ रोजगार पर कितने मीडिया कर रहा है मुझे पता ही है। कितने मीडिया वालों ने पूछा? मीडिया वाले तो मोदी जी से जाकर के पूछते हैं कि आप चूस कर आम खाते हो या काट कर खाते हो? कि किसी ने पूछा क्या कि मोदी जी आपने 2 करोड़ का वादा किया था, क्या आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए क्या देश के लोगों को? बताइए आप मुझे, आप बताइए अदिति जी, क्या आपने पूछा कभी मोदी जी से? क्या आपने आज भी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि मोदी जी ये वादा करके आए थे? भूदेव शर्मा जी, ये जो बौखलाहट है, आदित्य जी, भूदेव शर्मा जी, ये जो बौखलाहट आप मीडिया पे निकाल रहे हैं, कांग्रेस ने कितनी बार ये मुद्दा उठा लिया है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर कितनी बार प्रदर्शन किया है आपने? अरे भाई 11 केस है मेरे पर, 11 केस लगे हुए हैं दिल्ली में, नहीं है तो आपको डिटेल भेज दूंगा। इसी महंगाई बेरोजगारी को लेकर के अब अगर उसे कवर नहीं करते हो तो ये हमारी गलती नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना काम नहीं कर रहे।
भूदेव शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे थे इसलिए आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए? 11 मुकदमे हैं, 11 मुकदमे। आइए आप दिल्ली के अंदर। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सारे कागज आपको भेज दूंगा। ठीक है मीडिया राघवेंद्र अगर जी, कवर नहीं कर रहा है तो ये मीडिया की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है। राघवेंद्र जी बड़े आरोप लगा रहे हैं भाई शर्मा जी, तो कह रहे हैं हम प्रदर्शन करने गए थे, 11 मुकदमे लगा दिए गए हैं, यानी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 11 मुकदमे। देखिए ऐसा है, इनकी बौखलाहट है। अभी उन्होंने कहा कि मोदी कौन सा आम खाएंगे नहीं खाएंगे। अरे भाई इसकी भी तो चर्चा कर लो कि जलेबी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होगी, कहाँ भेजी जाएगी। अरे जो हास्यास्पद बातें नेता करता हो, जनता के बीच की व्यवस्था न जानता हो, जनता के बीच के दुख दर्द को न जानता हो, जनता के कभी आवास की बात न की हो, जनता की कभी निवास की बात न की हो, जनता की कभी भूख की बात न की हो, जनता की कभी कपड़ों की बात न की हो, और जनता के बच्चों की जिसने कभी बात न की हो, और 70 साल के बुजुर्गों की जिसने बात न की हो, वो क्या दर्द जानेगा। जिनकी विवाह नहीं फूटी वो क्या दर्द जानेंगे। हमारे मोदी जी ने ये दर्द समझा और बुजुर्गों के लिए भी योजना लाए, बच्चों के लिए भी योजना लाए, देश में आवास बनाए, देश में आवास के साथ विकास। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, बहुत सारी योजना मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन बहुत अच्छी बात होती है अगर वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय के बारे में जानकारी देने की बजाय योजना का लाभ कैसे लें ये बता दिए होते। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और अब इस पर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख को यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है संविधान बचाओ यात्रा की। पक्ष विपक्ष में वार और तकरार जो है वो लगातार जारी है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो इतिहास का काला अध्याय है, भारत के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का जो काला चैप्टर है, उस पर छिड़ी सियासत किस तरीके से अंत होगी? क्या कांग्रेस कभी इमरजेंसी वाले पाप से उभर पाएगी या फिर लगातार इस मुद्दे पर घिरती नजर आएगी? ये समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।